हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल रनिंग विद्यालय। कैसे हैं आप सब? व्यस्त होंगे पर आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, ये हमारी इंटरव्यू सीरीज की दूसरी वीडियो है, दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पर वीडियो बनाई थी जो आप लोगों को प्रोवाइड की थी। उसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन आपको लिख कर दिया था, ताकि आप लोग उसमें खुद से मॉडिफाई करके अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चीज़ों को ऐड करें और उसको प्रिपेयर कर सकें। उस पर जितनी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती थी वो भी मैंने आपको मैक्सिमम जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे करके दिखाए थे। और ये भी बताया था कि आपको उन सभी क्वेश्चंस के लिए कैसे तैयार रहना है, कैसे उनके आंसर को पहले से ही अपने तैयार करके रखना है। So don't forget to watch the separate videos of introduction which I already uploaded in the playlist of interview, or you can also get the link in the description box. तो सबसे पहले दोस्तों, ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ डाउट्स थे आप लोगों के, मैं वो क्लियर करना चाहूंगा। तो पहला क्वेश्चन था कि एक दोस्त ने पूछा था कि सर सारा इंट्रोडक्शन हमें अपने इंग्लिश में ही देना है क्या, या हम उसको इंग्लिश में भी दे सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूंगा, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर इन विच वे दे विल आस्क यू। अगर वो आपसे ऐसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ या गिव योर इंट्रोडक्शन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई अगर इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो हमें भी कोशिश करना है कि अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में ही दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप दो चार लाइंस बोलकर वहां पे रुक जाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में उसको पूरा कीजिए। लेकिन आपको वहां पर रुकना नहीं है। ठीक है, दो चार लाइंस आपने इंग्लिश की बोल दी फिर आप रुक गए तो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप उसको जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें उस चीज को पूरा कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन था कि जो सभी कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू भी चल रहे हैं साथ साथ, सभी बहुत सारे स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट आई है कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू के लिए। तो उससे मतलब जो परमानेंट वैकेंसी भी चल रही है, तो क्या उसमें हमें जॉब मिल पाएगी? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल मिलेगी। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। वॉक इन इंटरव्यू एक अलग प्रोसेस है, केवीएस की पॉलिसी में ये भी हर साल करवाया जाता है। टीचर्स अपॉइंट होते हैं हर साल, और परमानेंट वाला अलग रहता है। और देखिए, परमानेंट की जो अभी एग्जाम में चल रहे हैं इसमें पूरे मान लीजिए आप मई जून के बाद ही इन्हें पोस्टिंग मिलेगी, तो तब तक जो है वो कॉन्टेक्चुअल टीचर के थ्रू ही काम लिया जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई दोनों की एक साथ होती है और दोनों एक साथ वर्क करते हैं जब तक नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आ जाती परमानेंट, उसके तब तक वो उनको काम दिया जाता है। और एक कारण ये भी होता है कि कुछ टीचर जो है वो लॉन्ग लीव पर चले जाते हैं, लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। उनकी जगह पर किसी कॉन्टेक्चुअल टीचर को बुलाया जाता है ताकि उनका काम जो है उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाए। और कुल मिलाकर बात ये रहती है कि बच्चे की जो पढ़ाई है उसका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। अब ये वीडियो जो है वो दोनों के लिए होने वाली है, वेदर यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू एज अ फ्रेशर और एज अ कॉन्टेक्चुअल टीचर। जितना भी कंटेंट है दोस्तों, मैंने अ, इस तरह से प्रिपेयर किया है जैसे फर्स्ट वाली वीडियो में दिया था मैंने आप लोगों को खुद लिखकर। इसमें भी वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो में आपको बिल्कुल जो है वो केवीएस के ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। ऐसी जानकारी दे दूंगा आप लोगों को मैं कि जो कि एक परमानेंट एम्प्लॉय को होती है। और आपको ये सारी चीजें ना अपने इंटरव्यू में किसी ना किसी तरह से उनके सामने प्रेजेंट करनी है कि आपको इतनी जानकारी है केवीएस की। क्योंकि ये चीज क्या करेगी, आपका इंटरेस्ट शो करेगी। ठीक है, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई आपको तो केवीएस की अभी से ही इतनी जानकारी है, अभी तो आपने एंटर भी नहीं किया है। तो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। तो ये जितनी भी जानकारी आप लोग इस वीडियो से लेंगे इसको आपको वहां पर प्रेजेंट करनी है। इसके अलावा दोस्तों, देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आपने देखी होंगी। सभी लोग एडवाइस देते हैं कि भाई आपको इंट्रोडक्शन ऐसे प्रिपेयर करना है, इस तरह से प्रिपेयर करना है। लेकिन फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा लिख कर दिया था इंट्रोडक्शन कि आपको अपने इसी में मॉडिफाई करके देना है। और जो क्वेश्चन मतलब बताते हैं बहुत सारे लोग कि भाई आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे, व्हाई आई हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द केवीएस। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है वो एक कंपनी के होते हैं कि भाई हम आपको क्यों हायर करें। भाई अगर आप केवीएस का रिटर्न एग्जाम देकर आए हैं, क्वालिफाई करके आए हैं, तो ये सवाल ही नहीं बनता कि हम आपको क्यों हायर करें। ठीक है, आपको अपने वहां पर परफॉर्म करना है अच्छा, अपनी चीजों के बारे में जो भी क्वेश्चनिंग होती है उनके आंसर देने हैं, तो आप अपने आप हायर हो जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी रिटर्न देकर आ गए हैं। तो आप लोगों को केवीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना उन पर ध्यान देना है। उन
जितने भी जैसे टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, केवीएस के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको सामने दिख रहा होगा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन और टीचिंग एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए मैं इस वाली वीडियो में नॉलेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना केवीएस के, वो कवर करूंगा। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि भाई जो टीचिंग एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे भाई मॉर्निंग असेंबली है, जो केवीएस में चीजें होती हैं, मैं वो चीजें लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक। आपको इतनी जानकारी दे दूंगा मैं इसमें कि एक परमानेंट एम्प्लॉय को भी मतलब मुश्किल ही होती होगी इतनी जानकारी जॉब में रहने के बाद भी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। तो इंट्रोडक्शन का मैं यही आपको बता रहा था कि दोस्तों बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इंट्रोडक्शन को। हाँ, अब एक एक क्वेश्चन और एक भाई ने पूछा था। उसने पूछा था कि सर देखिए मेरे को ना मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, मैं चाह कर भी ना अपनी इसको तैयार नहीं कर सकता इंग्लिश में, और अगर मेरा इंग्लिश में हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। सबको देखिए, दे पीपल आर सिटिंग टू अपॉइंट यू। ठीक है, वो आपको अपॉइंट करने ही बैठे हैं, आपसे जॉब छीनने नहीं बैठे वो लोग। वो किसी ना किसी तरह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड करेंगे। अगर आप लोग बीच में अटक भी जाएंगे, आप लोग नहीं बता पाएंगे, तो वो पहले आपसे आसान क्वेश्चनिंग करेंगे, ताकि आपका कुछ ना कुछ जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि वहां पे जाने के बाद जो है भाई बिल्कुल एकदम से ऐसा हो जाता है, पसीना आने लगते हैं और हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्वेश्चन हमें आता है, इंट्रोडक्शन तैयार करके जाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन दोस्तों ऐसी चीज है, देखिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जो मेरे साथ भी हुआ है और मैंने कई लोगों में भी देखा है। अगर आप देखिए इंट्रोडक्शन की 10 लाइनें तैयार करते हैं ना, तो 10 लाइन तैयार करने के बाद जब आप उसे खुद से बोलेंगे तो वो 8 ही रह जाएंगी। ठीक है, दो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कहाँ छोड़ दी। जब आप अपने किसी दोस्त को बताएंगे, किसी जो आप जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उन्हें सुनाएंगे ना, तो वहां पर 3-4 लाइनें और आप स्किप कर देंगे, उसको सिर्फ 6 ही सुनाएंगे। और जब आप इंटरव्यूअर के सामने आएंगे ना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इंटरव्यूअर के सामने गए, ठीक है, और उसने बोला इंट्रोडक्शन सुनाओ। हमने बोला भाई गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज राहुल एंड दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ठीक है, वहां से भी जवाब आएगा, अच्छा ये तो आपने बहुत सारा अपना इंट्रोडक्शन बता दिया, सो एवरीथिंग इज ओवर, यू मे गो नाउ। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये इंट्रोडक्शन जो है आपको खुद से बोलना है, तब तक आपकी जो टंग स्लिप होती है वो चीज सही नहीं हो जाती, तब तक आपको बोलते रहना है। ठीक है, ये बहुत कई लोगों को मतलब आसान लगता है कि हम इसको लास्ट के 2-4 दिन में कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन तैयार करना है ना, तो उसकी तैयारी आपको आज से ही कर देनी चाहिए। देखिए जॉब लगने के बाद भी कहीं ना कहीं हम जो है वो इंग्लिश में स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग उसको बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ 1 साल लगेगा। 1 साल के अंदर ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1 साल के अंदर ही आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने लगेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट का खेल होता है कि अगर आपको एनवायरनमेंट मिलेगा ना ऐसा, तो आप खुद पर खुद सीख जाएंगे वो चीज। ठीक है, जब तक आपको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा तो आपको हेजिटेशन होती है अंदर से चीजों को निकालने में, बोलने में। जब एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो वो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्कूल में एक सर थे, वो उनकी बहुत ज्यादा इंग्लिश वीक थी, वो खुद भी मानते थे, क्योंकि बताते थे कि हाँ, शुरू से ही कोई इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट नहीं मिला था, स्कूल भी हमारा जो गवर्नमेंट था। तो हुआ ये था कि असेंबली चल रही थी, असेंबली में भाई सुबह सुबह लाइन हम लोग लगवा रहे थे खड़े होकर। तो बच्चे जो है वो, हम साउथ में थे तो वो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे। अगर आप उनसे बोलेंगे बेटा इधर आके यहाँ खड़े हो जाओ, उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अब दो छोटे छोटे बच्चे जो है वो चले गए, बीच में लग गए जाके। अब आगे बड़े बच्चे खड़े थे, हमें हाइट वाइज लगाना था। तो एक बच्चे को तो उन्होंने बुलाया इशारे से कि भाई इधर आ जाओ, यहाँ पे फर्स्ट आप खड़े हो जाओ। एक बच्चा पीछे और खड़ा था, तो उसने हाथ खड़ा करा, सर मैं भी आ जाऊं आगे? तो सर क्या कहते हैं, हाँ यस यू भी कम इधर। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि मिक्स होगा धीरे धीरे। जब हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो चीजें मिक्सअप होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके हम लोग बोलेंगे। लेकिन हुआ ये था कि धीरे धीरे जब क्लास में हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम वो खुद खुद ही इतनी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और लास्ट में मतलब एक दिन ऐसा भी आया था कि जो मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग वहां पर, और एक एक साल बाद ऐसा टाइम आता है कि भाई जब स्टेज पे जाते हैं तो वो पूरी इंग्लिश में हम स्पीच देने के लिए तैयार हो जाते हैं और दे भी पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम उसको बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे या हमारी जॉब नहीं लग पाएगी। सब कुछ होगा, बस ये है कि आपको मेहनत करनी है। ठीक है, वो लोग आपकी मेहनत ही देखेंगे। वो लोग वहां पर आपको
दोस्तों जॉब देने बैठे हैं, आपसे जॉब लेने नहीं बैठे। आप लोग इतनी मेहनत करके आपने अपना रिटर्न क्वालिफाई किया है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एफर्ट कीजिए, जरूर मिलेगी आपको जॉब। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली की बात करते हैं कि भाई मॉर्निंग असेंबली के बारे में क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकते हैं वो, कि मॉर्निंग असेंबली जो है केवीएस में किस तरह की होती है और कितने आइटम्स होते हैं, कितनी तरह की चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईवीएस का जो खुद का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके अपने कोड्स हैं। उसमें एक आर्टिकल है 92, उसमें ये बताया गया है कि सभी केंद्रीय विद्यालय की जो प्रेयर है वो कॉमन होंगी और कॉमन यूनिफॉर्म होंगी। तो वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि किस आर्टिकल में केवी की प्रेयर जो है वो दी गई है, बताई गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैंने जो है वो कॉन्टेक्चुअल को देखकर बनाए हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग है कॉन्टेक्चुअल उनसे ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि वो पहले से केवीएस में रहते हैं। अब उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि भाई आप लोगों ने केवीएस में आने के बाद, रहने के बाद कितना कुछ पता किया, तो इस चीज को चेक किया जाता है। ये जनरल से क्वेश्चन होते हैं, सारे इस तरह के नहीं पूछे जाते, टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो सारे मैंने नॉलेज बेस्ड बताया कि आपको इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। देखिए सबसे पहले प्रेयर से स्टार्ट होती है हमारी मॉर्निंग असेंबली। प्रेयर होती है, एक संस्कृत का श्लोक है उससे स्टार्ट होती है, और बीच में फिर हिंदी वाली होती है, और लास्ट में भी संस्कृत के श्लोक पर ही खत्म हो जाती है। उसके बाद एक प्लेज आती है। ठीक है, प्लेज जो है दोस्तों वो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। अब चलता ये सिस्टम है कि अगर वीक में 3 दिन इंग्लिश है तो 3 दिन हिंदी होंगे, या फिर ऑल्टरनेट डेज में चलता है 1 दिन इंग्लिश 1 दिन हिंदी। उसके बाद एक थॉट बोला जाता है। ठीक है, बाद में एक छोटी सी एक्टिविटी होती है। कोई भी बच्चा वहाँ पे अपना परफॉर्म कर सकता है, कुछ बोल सकता है, और न्यूज़ वगैरह पढ़ सकता है। ये एक्टिविटी होती है थोड़ा सा। उसके बाद जो है वो मॉरल टॉक होता है। उसके बाद जो है 2 मिनट्स की साइलेंट प्रेयर होती है, और लास्ट में नेशनल एंथम हो जाता है। और उसके बाद हमारा मार्चिंग सॉन्ग होता है, और बच्चे जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये सारे आइटम आपको याद रखने हैं। पूछा ऐसा जाता है कि भाई अच्छा बताइए मॉर्निंग असेंबली में जो है वो कितने आइटम्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आपको जल्दी जल्दी बताना है वहाँ पे कि भाई प्रेयर होती है, प्लेज होती है, एक स्पेशल आइटम होता है, मॉरल टॉक होती है, नेशनल एंथम होता है, और उसके बाद मार्चिंग सॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग बता देंगे। कई बार वो प्रेयर भी पूछ लेते हैं, तो वो भी अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर करिएगा, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद जो है अटेंडेंस कंप्लीशन की बात आती है। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, चारों चीजों पर मैंने फोकस किया है। अटेंडेंस कंप्लीशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा जो अटेंडेंस रजिस्टर है कैसे कंप्लीट करते हैं। जो ऑलरेडी हमारे दोस्त प्राइवेट में वर्किंग है उनको पता होगा कि कैसे करते हैं। फिर भी मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो डेज होते हैं, आप लोगों को पता है कि ये 30 का महीना है, ये 31 का महीना है। ठीक है, जितने आप काट देते हो, संडे आते हैं, सेकंड सैटरडे आते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बाकी को काउंट कर लेते हैं। सपोज कीजिए बाकी के काउंट करने पर हमारे 25 वर्किंग डेज बने, तो 25 का दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं 50। ठीक है, 25 का 50 इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक दिन की 2 अटेंडेंस होती है, एक फर्स्ट हाफ की, एक सेकेंड हाफ की, 2 P लगाते हैं, आप लोगों को पता हो अगर। ठीक है, तो 25 का डबल करना है 50। अब जो है बच्चा अगर मान लीजिए 25 वर्किंग डेज में से 20 दिन प्रेजेंट है, तो 50 में से उसकी कितनी अटेंडेंस हो गई, 40। ठीक है, तो इसी तरह सारे बच्चों की आती है। अब लास्ट में यहाँ पर होता क्या है कि जितनी भी बच्चों की, जैसे सपोज कीजिए दूसरे की आ गई 30, फिर आ गई 20, तो लास्ट में जो है ये हमारी 50 में से थी। लास्ट में जो है एक एवरेज निकालते हैं अटेंडेंस की। तो वो कैसे निकालते हैं, आप क्या करिए, जो भी इनकी आती है इसका टोटल कीजिए, जैसे 40, 30, 70, 20, 90। ठीक है, 90 और जितना भी उसका वो बनता था यहाँ पे 50 वर्किंग डेज बने, तो आप इससे कर दीजिए डिवाइड, तो ये हमारी आ जाएगी जो एवरेज अटेंडेंस है वो आ जाएगी, तो वो भी भरी जाती है। अब यहाँ पे कुछ फी के कॉलम होते हैं। ठीक है, किस तरह का फीस स्ट्रक्चर है वो हम आगे देखते हैं कि भाई आगे किस तरह का फीस स्ट्रक्चर है केवीएस का, कि बच्चों की फीस किस तरह से आती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्वार्टरली ली जाती है बच्चों से फीस। जो फर्स्ट क्वार्टर की फीस अप्रैल में आती है, सेकंड की जुलाई में, थर्ड की अक्टूबर में, और जनवरी में। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। अगर आपसे पूछ लेंगे कि भाई बताइए फीस स्ट्रक्चर का क्या सिस्टम है केवी में, तो आप लोग बता सकें कि 4 क्वार्टर में फीस आती है बच्चों की। और जो उसमें कितनी तरह की फी होती है, एडमिशन फीस होती है, जिसके लिए आर्टिकल 117 में मेंशन है एडमिशन फीस के लिए कितनी होती है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब कोई बच्चा नया एडमिशन लेता है तो 25 रुपए सिर्फ उसको एडमिशन फीस देनी पड़ती है। अब ये री एडमिशन फी क्या है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो नो एब्सेंट के कारण जो है वो उसका नाम काट दिया जाता है, स्टॉक ऑफ हो जाता है। तो उसके बाद जब वो या फिर
वो अपनी फी जमा नहीं करा पाता तो भी उसका नाम काट दिया जाता है। दो रीजन होते हैं, एक तो लॉन्ग एब्सेंट और एक नॉन पेमेंट ऑफ स्कूल फी। तो दोनों ही केस में उसका नाम काट दिया जाता है, लेकिन बाद में जब वो री एडमिशन लेता है तो उसको वो 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं री एडमिशन के। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। आपसे पूछ सकते हैं री एडमिशन की कितनी फी बच्चा देगा, तो 100 रुपए देने पड़ते हैं। अब इसमें एक चीज और होती है कि भाई बच्चा जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास से 12वीं क्लास तक चला गया, प्रमोट होता गया, पास होता गया, तो एक क्लास से दूसरी क्लास जाने में कोई फीस लगती है? तो दोस्तों वहां पे कोई फीस नहीं लगती। और जो बच्चे आरटी से आते हैं, ठीक है, उनकी भी कोई फीस नहीं लगती। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। अब ये विद्यालय विकास निधि क्या है? तो दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में हम वीवीएन बोलते हैं। वीवीएन हमारा एक तरह का ये फंड होता है, एक अकाउंट होता है जिसमें बच्चों की फीस जाती है। स्कूल का एक अपना सेपरेट अकाउंट होता है, वीवीएन जिसे बोलते हैं। इसी में बच्चे अपनी फीस जमा कराते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन तो आया होगा कि बच्चे अपनी फी किसको देते हैं? क्लास टीचर को देते हैं, प्रिंसिपल को देते हैं, किसको देते हैं? तो वो ऑनलाइन पे करते हैं। ऑनलाइन पे जब वो करते हैं तो इस अकाउंट में उनकी फी जाती है विद्यालय विकास निधि में, और ये आर्टिकल 119 में बताया गया है। अब फी कितनी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। बच्चों की जो फी है स्कूल की, वो 500 रुपए पर मंथ है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया क्वार्टर में आती है फीस, तो 3 महीने की एक साथ आएगी तो 1500 रुपए आती है हमारी बीवीएन में, जो कि बच्चे की फीस होती है। अब ये किन किन लोगों के लिए एग्जेंटेड है? भाई जो हमारे सोल्जर थे उनके जो बच्चे होते हैं, और वो सोल्जर किसी ना किसी कारण जो है या तो शहीद हो जाते हैं या फिर डिसेबल्ड हो जाते हैं किसी वॉर में, जैसे 1962 की वॉर में, 65 में, 71 में, 99 में, सियाचिन एरिया में जो भी वर्क जो हमारे सैनिक होते हैं, ऑपरेशन मेघदूत में, ऑपरेशन विजय में जो कारगिल वाला था, इसमें जो भी डिसेबल हो चुके हैं, तो उनके बच्चों के लिए ये फीस स्कूल में नहीं लगती। ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड रहती है। और दूसरा, डिसेबल चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, उनकी भी फीस नहीं लगती। तीसरा क्या होता है? पेरेंट्स जिनके पास बीपीएल कार्ड है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी जो लिमिट वाला होता है, और उनके 2 बच्चे हैं और इससे ऊपर अगर होता है तो इनकी फी लगती है। अगर 2 बच्चे तक हैं तो इनकी फी नहीं लगेगी। चौथी चीज होती है सिंगल गर्ल चाइल्ड। यहाँ पे एसजीसी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड, जो कि 6 to 12 होती है, इनकी भी फीस स्कूल में नहीं लगती। ये तो थी दोस्तों 1500 रुपए डायरेक्ट फी। अब कुछ कंप्यूटर फी भी स्कूल में लगती है, और कंप्यूटर फी के बारे में बताया गया आर्टिकल 120 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे इस पर इतना ज्यादा डीप नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए चीजों को अभी अगर याद रख लेंगे तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। देखिए 100 रुपए पर मंथ होती है, तो क्वार्टर के हिसाब से कितनी हो गई? 300। ठीक है, 300 हो गई ये वाली। अगर हम देखेंगे तो अभी आपने देखा था कि भाई 1500 तो ऊपर थी। ठीक है, 1500 ऊपर और 300 हो गई हमारी कंप्यूटर की, तो टोटल 1800 रुपए बच्चा देता है क्वार्टर में। अगर टाइम से दे दे तो 1800 रुपए देगा। अगर वो लेट देता है 15 तारीख के बाद, ठीक है, 15 तारीख के बाद देगा दोस्तों, तो पर डे 5 रुपए फाइन लगेगा। ठीक है, सपोज कीजिए बच्चे ने जो है 24 तारीख को फीस दी अपनी, तो 1800 तो ये देगा ही देगा। अब 15 तारीख से आप लगा लीजिए 24 तारीख तक जो है भाई 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9 दिन हो गए। 9 5 या 45, 45 रुपीज वो एक्स्ट्रा देगा अपना लेट फाइन का। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। इसके बाद दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है जैसे बच्चे ने भाई पूरे क्वार्टर में फीस ही नहीं दी। ठीक है, इस क्वार्टर फीस नहीं दी, अगले क्वार्टर में दी, तो अगले क्वार्टर में क्या होता है? उसका दोबारा से रीएडमिशन फी भी उसमें लगेगी 100 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि एक क्वार्टर में अगर वो फी जमा नहीं कराता है तो उसका जो नाम है वो स्टक ऑफ कर दिया जाता है। जब वो नेक्स्ट क्वार्टर में आता है रीएडमिशन लेकर, तो वो 100 रुपीज एक्स्ट्रा लाएगा। तब जो है उसको देने पड़ेंगे कितने? 1900 रुपए। ठीक है, 1800 ही है और 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे असेसमेंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इसका टॉपिक है। तो दोस्तों यहाँ पे असेसमेंट स्ट्रक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो केवी का असेसमेंट स्ट्रक्चर रहता है, एग्जामिनेशन का जो भी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रहता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, तो ध्यान से समझिएगा कि कैसे कैसे हम मार्किंग करते हैं, किन किन चीजों के मार्क्स लगाते हैं, और लास्ट में कैसे हम रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट एनरिचमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे पहले हम इसके नंबर्स जो मार्किंग है वो देख लेते हैं। लास्ट में ये चीज देखेंगे कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज में आखिर कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं। तो ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होती क्या है? किसी भी सब्जेक्ट को एनरिच करने के लिए। ठीक है, तो ये एक ही सब्जेक्ट की, एक महीने में एक सब्जेक्ट की करवाई जाती है, जो कि 5 नंबर की होती है। तो ये एक टर्म में दोस्तों 4 एक्टिविटी ही कराई जाती हैं, चारों सब्जेक्ट की, मैथ्स,
ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो टोटल 20 नंबर की हो गई और इसका वेटेज कितना लगता है, 5 नंबर का। ठीक है, लास्ट में इसको 5 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे देखते हैं नोटबुक सबमिशन। इसके अलग से मार्क्स होते हैं नोटबुक सबमिशन के, इसके बारे में मैं आपको अभी नीचे ही बताऊंगा कि नोटबुक में कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं। जब हम नोटबुक चेक करते हैं तो किस तरह से मार्क दिए जाते हैं। तो ये भी जो है ये मंथली होती है। तो 4 महीने में जो हमारी नोटबुक है 5 5 5 करके 20 मार्क्स बनते हैं और उसका वेटेज भी हमारा लास्ट में 5 नंबर का बन जाता है। जब हम अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे मिड टर्म की या हाफ ईयरली की तो उसका वेटेज 5 नंबर ही लेंगे। वैसे हमने 4 महीने में 5 5 करके 20 नंबर में से ये दी, लास्ट में इसको चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। आगे देखते हैं पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। इसके बाद हमारा जो 2 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, एक मिड टर्म से पहले और एक हमारा सेशन एंडिंग से पहले। तो ये 40 नंबर का होता है। ठीक है, 40 नंबर में इसको भी हम लास्ट में 10 की वेटेज लेते हैं इसकी। अभी 40 में दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो 10 नंबर का ओरल और 10 नंबर का ये पेपर पेन टेस्ट, जिसे हम रिटन टेस्ट भी बोलते हैं। बच्चों का पेपर होता है ना रिटन वाला, तो वो 30 मार्क्स का होता है। 10 नंबर का हम ओरल लेते हैं, 30 मार्क्स का रिटर्न लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं 40 नंबर का। ये पीरियोडिक टेस्ट हो गया और जब फाइनल रिपोर्ट कार्ड में मार्क करेंगे इसको हम, तो 10 नंबर की इसकी वेटेज लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने ऊपर देखा 5 5 10 और ये 10 कितने हो गए, 20 नंबर हो गए अभी तक। ठीक है फाइनल के लिए। तो चलो मिड टर्म पे आते हैं डायरेक्ट। मिड टर्म का एग्जाम कैसा होता है, इसको हाफ ईयरली भी बोलते हैं मिड टर्म को। ये 80 नंबर का होता है। अब इस 80 नंबर को कैसे लिया जाता है, इसमें 20 नंबर का तो होता है एमडीपी, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो प्रोजेक्ट होता है वो लिया जाता है। 20 नंबर का होता है ओरल और 40 नंबर का होता है जो पेन पेपर टेस्ट होता है जिसको रिटन एग्जाम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है। ये एमडीपी एक प्रोजेक्ट होता है जो कि बच्चों को चारों सब्जेक्ट का एक ही टॉपिक पर दिया जाता है। ठीक है, और ये पूरे साल में एक ही प्रोजेक्ट होता है, लेकिन इसका जो असेसमेंट होता है वो 2 बार होता है, एक तो मिड टर्म से पहले और एक लास्ट में जो सेशन एंडिंग एग्जाम होता है उससे पहले। तो 20 नंबर का ये होता है। लास्ट में मैं आपको इसकी वेटेज बताऊंगा, इसकी भी वेटेज कैसे ली जाती है। 20 नंबर का ओवरऑल हो गया और 40 का ये हो गया, तो टोटल हो गए 80। ठीक है, और 80 और 20 ऊपर थे तो ये 100 नंबर हमारे इस तरह से बन जाते हैं। तो ये हमारा कुछ असेसमेंट स्ट्रक्चर था, इसको आपको याद रखना है। कॉन्टेक्चुअल टीचर जो पहले से ही वर्किंग थे केवीएस में, उनसे इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है इंटरव्यू में। ये बताइए जो हमारा असेसमेंट स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आप लोग रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तो किस चीज की वेटेज कितनी रखेंगे, सब्जेक्ट एनरिचमेंट की कितनी होती है, नोटबुक की कितनी होती है, या फिर पीरियोडिक टेस्ट की कितनी होती है। तो आपको इस तरह से इन चीजों को याद रखना है। तो ये मैंने आपको मिड टर्म तक की बताई है। ठीक है, दो जगह डिवाइड होता है हमारा पूरा साल, एक तो मिड टर्म तक और दूसरा सेम हमारा चलेगा लास्ट में जो सेशन एंडिंग एग्जाम होता है ना, एस डबल ई वाला सेशन एंडिंग एग्जाम, तो इसमें भी सेम ही चलता है। ठीक है, ये सारी चीजें दोबारा दोबारा हो जाएंगी तो लास्ट में फिर से वो 100 नंबर का बनेगा। अब दोस्तों देखिए सब्जेक्ट एनरिचमेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी ये दोनों के लिए है, फ्रेशर के लिए भी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भैया आप ईवीएस बच्चों में ईवीएस के बारे में, ईवीएस में कौन कौन सी एक्टिविटी कराएंगे जिससे बच्चे की ईवीएस अच्छी हो जाए, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग ये चीजें बता सकते हैं। तो देखिए लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में आप लोग पोएम को कंपोज करवा सकते हैं, रोल प्ले करा सकते हैं, ड्रामाटाइजेशन हो गया, समराइज द चैप्टर। ठीक है, और जो चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्राफ्ट या ड्राइंग बनवा ली आपने, और कमेंट्री करवा ली बच्चे से, रेडियो टॉक करवा ली, किसी चीज की रिपोर्टिंग करने को दे दी उनसे कमेंट्री करवा ली। ठीक है, तो इस तरह की चीजें लैंग्वेजेस में हो सकती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों की आप लोग करवा सकते हैं। उनकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो एनरिच होगी। मैथ्स में ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसको मैं नहीं पढ़ रहा, सारी चीजें मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखी है ताकि आप लोग इसको अच्छे से रीड आउट कर सकें। ईवीएस में प्रोजेक्ट है, क्विज है, सर्वे है, केस स्टडीज है, साइंस मैगजीन बच्चे बना सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, फील्ड ट्रिप है। तो ये सारी चीजें जो है वो सब्जेक्ट को एनरिच करने के लिए होती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, डिबेट, इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, और कुछ तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जैसे स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें भी ईवीएस को एनरिच करने के लिए है। नेक्स्ट है नोटबुक सबमिशन, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि 5 नंबर हम देते हैं। वो 5 नंबर दोस्तों किस चीज के लिए देंगे हम, देखिए वो इन चीजों के 5 नंबर होते हैं भाई। बच्चा कितना रेगुलर है अपनी नोटबुक के लिए, तो 1 नंबर हो गया उसका, उसकी जो नीटनेस है। 1 नंबर हो गया उसका प्रेजेंटेशन कैसी है, करेक्टनेस कैसी है, और उसका कंटेंट कैसा है। ये 5 चीजों को हम देखते हैं तब जाके बच्चे को 5 नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो है 5 5 करके
हम 4 बार देते हैं उसको। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान में रखनी है चीजें सारी। ओरल में हम क्या ले सकते हैं, अब है अभी हमने ऊपर देखा था ओरल में जो बच्चे का टेस्ट लेते हैं हम, वो हमने पीरियोडिक टेस्ट में भी 10 नंबर का लिया था, और नीचे हाफ ईयरली में भी हमने जो पेपर पेन टेस्ट है उसके साथ लिया था। तो ओरल में देखिए किस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। हिंदी और इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं भाई, आप बच्चे को जो है वो ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हो, इंटरव्यू करवा सकते हो, एक्सटेम्पोर जैसे बच्चे को कोई भी रैंडमली टॉपिक दे दिया उसके बारे में बच्चा बोलेगा। ठीक है, पिक्चर कंपटीशन हो गई, बच्चे को आपने पिक्चर चला दी, बोर्ड जो आईसीटी होता है, स्मार्ट बोर्ड होता है, उस पर एक बड़ी सी पिक्चर दिखा दी और पिक्चर देखकर बच्चा बताएगा कि उसके बारे में बोलेगा कि भाई इस पिक्चर में क्या क्या है। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही। लिसनिंग के लिए ऑडियो वीडियो में भी गिवर एंड द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में ओरल टेस्ट कैसे होता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं वो उनकी कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज पर होते हैं, कैलकुलेशन पर होते हैं, इस तरह की चीजें डेली लाइफ में जो चीजें यूज होती हैं उस पर होते हैं। ईवीएस में भी कुछ इस तरह का है। तो ये सारी चीजें ओरल टेस्ट में हो सकती हैं। अब देखिए पीरियोडिक टेस्ट है, यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट जो बनता है, जो टेस्ट बनता है बच्चे का, उसमें आप कैसे चीजें लेंगे वो आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे मैं दे दिया है आप लोगों को, ताकि आप लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो इस चीज को भी पढ़ लीजिएगा। वैसे ये फ्रेशर वालों बच्चों के लिए नहीं है, जो फ्रेशर वाले जा रहे हैं उनके लिए ये चीज नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्चुअल के लिए वो पूछ सकते हैं। अगर आपको पेपर बनाने को दे दिया जाए तो आप रीडिंग वाले सेक्शन में कौन सी चीजें डालेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा जो कॉन्टेक्चुअल वाले जाएंगे। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसीलिए मैं भी इसको नहीं समझा रहा, बस मैंने दे दिया है ताकि आप लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़ लें। ठीक है, और ताकि कुछ ना कुछ हमारे पास बताने के लिए हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एमडीपी के बारे में बताऊंगा किस तरह का प्रोजेक्ट होता है। तो देखिए जैसे मान ले सपोज कीजिए भाई सारी क्लासेस में मैं एमडीपी कराना है। ठीक है, 3rd to 5th तक में कराना है। और ये जो अभी मैं आपको असेसमेंट बता रहा हूँ दोस्तों, ये असेसमेंट स्ट्रक्चर जो बता रहा हूँ 3rd to 5th है। ये सारा जो असेसमेंट स्ट्रक्चर चलता है वो 3rd to 5th चलता है। फर्स्ट और सेकंड का अलग होता है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा वो फर्स्ट और सेकंड का कैसे अलग होता है। इसमें देखिए क्या होता है, ये फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं। सपोज कीजिए हमने फर्स्ट एक 3rd क्लास को दे दिया फूड का टॉपिक, 4th क्लास को दे दिया वाटर का टॉपिक, और हमने 5th क्लास को दे दिया फॉरेस्ट का। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये वाले जो थीम है क्लासेस को। अब इस पर वो बनाएंगे। अब देखिए इसकी मार्किंग कैसे करते हैं हम। ये क्रिएटिविटी देखेंगे हम, जब बच्चा प्रोजेक्ट बना के लाएगा फाइल में या किसी भी तरह, तो हम उसमें क्रिएटिविटी देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसकी कंटेंट देखेंगे, उसका ऑथेंटिसिटी देखेंगे, और टाइम बाउंड, सभी के लिए दो दो मार्क हम देंगे बच्चों को। तो ये टोटल 10 नंबर का हो जाएगा। और देखिए याद रखिए मैंने आपको बताया था टॉपिक सेम रहेगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमने बच्चों को एक कोरोना पे दे दिया कोई, ठीक है, कि कोरोना के ऊपर आपको एक वो बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। अब देखिए सारे सब्जेक्टों में कैसे बनेगा ये। भाई इंग्लिश में, हिंदी में टॉपिक सेम दे दिया हमने कोरोना का। अब बच्चा कैसे इसको इंटीग्रेट करेगा सभी सब्जेक्टों से। तो यहाँ पे हमने चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों को बोला, मैथ्स वाले टीचर ने बोला कि जितने भी कोरोना के केसेस हो रहे हैं ना सभी स्टेट में, कहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं, आपको उसका डेटा कलेक्ट करके लिख के लाना है। तो बच्चा यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेगा सभी स्टेट्स का अलग अलग, कि यहाँ पर इतने केस आए, यहाँ पर इतने केस आए। ठीक है, तो वो मैथ्स का हो गया। यहाँ पर ईवीएस में किस तरह चीजें टॉपिक दे सकते हो कि भाई कोरोना जो है बीमारी, वो इसको रोकने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए कौन से हम जो फ्रूट्स खा सकते हैं, कौन से दवाई हो सकती हैं इसके लिए। तो आप ये वाली सारी चीजें ईवीएस में बच्चों को बता सकते हैं, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें खाएं। हिंदी में आप लोग लिस्ट बनवा सकते हैं उसी चीज की, कि जो भी आप फल सब्जी खाएंगे उसको हिंदी में लिखो। और इंग्लिश में भी सेम है, बच्चा इंग्लिश में लिखेगा, हमें जो है वो लैंग्वेज पर ही ध्यान देना है। तो इस तरह से हमने ये इंटीग्रेट कर दिया, पूरे टॉपिक को चारों सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा एक एमडीपी का प्रोजेक्ट होता है जो कि बच्चे के लिए कंपलसरी है, असेसमेंट का पार्ट बन चुका है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थी। बिल्कुल मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ा है केवीएस की। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए फर्स्ट सेकंड के बारे में भी बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन नॉलेज आपको मैं पूरी दूंगा ही इसमें। तो ईवीएस में यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्लास में दोस्तों इसको दो टर्म्स में डिवाइड होता है, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, जो हमारा टर्म 1 होता है और 2 होता है, इसमें साइकिल टेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, साइकिल टेस्ट होता है।
साइकिल टेस्ट के नाम से होता है, जैसे उसमें पीरियोडिक टेस्ट होता है, तो इसमें 4 साइकिल टेस्ट होते हैं, 1 2 3 4 टर्म 1 में, और टर्म 2 में भी दोस्तों यहाँ पे 4 होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट के, जैसे हमारा हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ है, चारों सब्जेक्ट के दोस्तों 4 4 साइकिल टेस्ट होते हैं। और जैसे लैंग्वेज में क्या देखा जाता है, लैंग्वेज में जो देखा जाएगा वो एक तो LSRW, आप लोग इससे बहुत अच्छी तरह अवेयर होंगे। LSRW, यहाँ पे आर मैं लिख देता हूँ, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसके अलावा एक तो हैंड राइटिंग और स्पेलिंग। ठीक है, ये चीज होती है कॉम्पिटेंसीज की, छोटी क्लासेस की लैंग्वेज में। हैंड राइटिंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और स्पेलिंग। ठीक है, ईवीएस में कॉम्पिटेंसी क्या होती है बच्चे की, ये जो साइकिल टेस्ट होते हैं इसमें हम किस कॉम्पिटेंसी को चेक करते हैं, मैंने ये बताया आपको। एक तो ये करते हैं LSRW, और दूसरी दोनों ये वाली चीजें। ईवीएस में हम एक तो ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं, बच्चे की ऑब्जर्वेशन कितनी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा बोल रहा हूँ, और तीसरा डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, चौथी चीज हम करते हैं इसका जो पार्टिसिपेशन होता है ना ग्रुप में, वो चीज पार्टिसिपेशन इन ग्रुप। ठीक है, अब लास्ट रह गया मैथ्स का, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। मैथ्स में हम क्या चीज चेक करते हैं, एक तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, ठीक है, जिसको हम यूबीसी बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंप्यूटेशन। और एक होता है एबिलिटी इन कंप्यूटिंग, तो यूबी चेक करते हैं, हम चेक करते हैं इसका एसी, एबिलिटी इन कंप्यूटेशन। ठीक है, या एबिलिटी टू कंप्यूट, कि बच्चा उस चीज को सॉल्व कर पा रहा है, कंप्यूट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। और तीसरी चीज हम इसमें चेक करते हैं दोस्तों, वो होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो जैसे बच्चे को हमने रियल लाइफ की प्रॉब्लम दे दिया, वो उसको कितना सॉल्व कर पा रहा है, तो ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन आई होप आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड की है आप लोगों को, जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं जो आप लोग पढ़कर अभी रिटर्न में आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे निपुण, दीक्षा, FLN, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि क्लास में उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप, वो इंटरव्यू में ये पूछेंगे आपसे। अभी तो आपने रिटर्न में उसका जो भी आपने रट्टा लगाया हो, याद किया हो, अपना रिटर्न एग्जाम में दे दिया, लेकिन उस चीज को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास में, वो चीज बताइए इंटरव्यू में। तो उस चीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें बची हैं दोस्तों, धीरे धीरे मैं सभी पार्ट्स में इस चीज को कवर करवा दूंगा। बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, लाइक कीजिए। चैनल अभी छोटा है तो, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी से बड़ी इस छोटे से चैनल पे आपको नॉलेज दे सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।